हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीटिंग एट नाइट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये पोएम जो पब्लिश हुई है 1845 में। इससे पहले हमने 3 वीडियोस बना लिए हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग पे। ये फोर्थ वीडियो है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग्स मीटिंग एट नाइट इज़ अ शॉर्ट लव पोएम फ्रॉम 1845 कलेक्शन ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। मीटिंग एट नाइट जो है शॉर्ट पोएम है, लव पोएम है, 1845 में पब्लिश हुई। और किस कलेक्शन में पब्लिश हुई? ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। ये उनकी कलेक्शन है। 1845 में ये कलेक्शन जो है पब्लिश हुई थी, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। और इसी में जो है मीटिंग एट नाइट पब्लिश हुई। इट कैप्चर्स द सेक्रेट नाइटमेयर नाइट टाइम जर्नी ऑफ अ लवर टू मीट हिज बिलवर्ड। ये पोएम बताती है कि एक रात को क्या होता है, एक लवर जाता है अपने बिलवर्ड से मिलने। Through vivid imagery and sensuous language, the poem conveys the excitement, urgency, and tenderness of romantic longing. इस विविड इमेजरी, क्लियर डिस्क्रिप्शन से ये पोएम ये बताती है कि एक लवर जो है कैसे अपने बिलवर्ड के साथ मिलने जाता है, कितनी एक्साइटमेंट होती है, कितनी अर्जेंसी होती है, कितना टेंडरनेस होता है, कितना रोमांटिक लॉन्गिंग, रोमांटिक चाहत होती है एक लवर को बिलवर्ड के साथ मिलने की। यही मीटिंग नाइट का जो है मेन थीम है। Meeting at Night describes a romantic nighttime journey by sea and land to reach a lover. The speaker begins the poem by describing the sea at dusk. तो यहाँ पे मीटिंग एट नाइट में जो पोइट है ये बताना चाहता है कि कैसे एक लवर अपने लैंड की जर्नी, अपने सी की जर्नी क्रॉस करते हुए अपने लवर को मिलना चाहता है। और ये स्पीकर ये बताता है कि सी को डिस्क्राइब कर रहा है, समंदर को डिस्क्राइब कर रहा है डस्क में। ठीक है, अंधेरा में जो है सी कैसे दिखता है। द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड गिव वे टू अ हाफ मून लार्ज एंड लो इन द स्काई। एक ग्रे सी होता है और लॉन्ग ब्लैक लैंड होता है, और यही जो है मून लाइट वहाँ पे होती है, स्काई होता है। ये सब एक नज़ारा दिखाता है पोइट। The waves appear lively and restless, glowing with moonlight on the boat cuts through the sea. वहाँ पे वेव्स चल रही होती हैं सी के किनारे, लहरें चल रही होती है और मून लाइट होती है। जो मून लाइट होती है वो उसमें दिखती है, सी में दिखती है। वहाँ पे बोट्स होते हैं। ये सब जो है वहाँ पे सीनरी दिखाता है पोइट। As the speaker approached the shore, he walks across a mile of warm, sea-scented beach and then through 3 fields until he finally reaches a farm or cottage. स्पीकर फिर शोर की तरफ जाता है, सी के किनारे की तरफ जाता है, और वैसे आगे आगे जाते ही उसने देखता है, बीच देखता है। और उसके बाद देन थ्रू 3 फील्ड्स अंटिल ही फाइनली, 3 फील्ड दिखते हैं उसको, बड़े बड़े फील्ड, बड़े बड़े खेत। और बाद में एक कॉटेज की तरफ पहुंचता है। He taps at the window pane and is greeted by a quick light being struck and then the soft whispering voice of his beloved. तो चुप करके आराम से वहां पे पहुंचता है, बड़े मेहनत मशक्कत करके उस कॉटेज में पहुंचता है। और कॉटेज में विंडो पे जाके क्या करता है, नॉक करता है। और जैसे ही नॉक करता है तो उसकी बिलवर्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता आवाज में, विस्परिंग आवाज में, वॉइस में बात करती है। The entire journey is filled with anticipation and quiet passion, and the speaker's joy is fulfilled when he meets the one he longs for. जितनी उसने स्ट्रगल की थी रात को डस्ट में आते हुए, स्काई को देखते हुए, मूनलाइट को देखते हुए, सी को देखते हुए, वो सब परेशानी उसको ख़त्म हो गई। वो जो है उसको, क्योंकि उसकी विश फुलफिल हो गई। वो अपनी वाइफ से, वो अपनी बिलवर्ड से मिल पाया जिससे वो चाहता था। Browning uses sound, color, sensory imagery to evoke both natural world and inner emotions of the speaker. यहाँ पे जो ब्राउनिंग है वो कलर यूज़ करता है, सेंसरी इमेजरी यूज़ करता है, ताकि हमारी सेंसेस जो है एक्टिवेट हो जाएं इस पोएम को पढ़ते हुए। The poem is noted for its intimacy, subtle passion, and lyrical structure, and is often studied in schools for a romantic expression and poetic technique. ये पोएम जो है स्कूल्स में भी है, इसमें इंटीमेसी है, सबल पैशन है,
लिरिकल स्ट्रक्चर है। और इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड। सी ग्रे दिख रहा है और लैंड जो है लॉन्ग और ब्लैक दिख रही है। एंड द स्टार्टर लिटन वेव्स एंड द लीप एंड अ माइल्स ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच एंड अ वॉइस लेस लाउड थ्रू इट्स जॉय एंड फियर्स देन द टू हार्ट्स बीटिंग ईच अदर एज टू एज। ये जो है लाइंस याद रखने वाली हैं। उसके बाद है द लॉस्ट लीडर। द लॉस्ट लीडर जो है ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही लिखी है 1845 में। Robert Browning's The Lost Leader is a passionate political poem published in 1845. It expresses Browning's disappointment and anger at one's reverend leader who abandoned his progressive ideals. रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ये किसको डेडिकेट किसके लिए लिखता है? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखता है। ये एक पॉलिटिकल पोएम है, एक पॉलिटिकल सटायर किस्म का है वर्ड्सवर्थ पे, विलियम वर्ड्सवर्थ पे। 1845 में ये पब्लिश हुई। ये डिसअपॉइंटमेंट बताता है, एंगर बताता है, ये अपना दुख बताता है और गुस्सा भी आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को इसमें। किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए। Poem is widely believed to be criticism of Wordsworth, who turned conservative after supporting revolutionary ideals in his youth. तो वो क्रिटिसाइज करता है वर्ड्सवर्थ को, जो क्या बन जाता है बाद में कंजर्वेटिव बन जाता है। और पहले तो रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को सपोर्ट करता था, रेवोल्यूशन चाहता था, बदलाव चाहता था, बाद में वो कंजर्वेटिव बन जाता है। तो ये उसको क्रिटिसाइज करता है कि आपने अपने आप को बेच लिया, आपने अपना आर्ट बेच लिया, आपने अपना टैलेंट बेच लिया। आप एक टैलेंटेड थे, आपके पास आर्ट था, आपके पास सब कुछ था, आपके पास इज्जत थी, शोहरत थी, मगर आपने बेच लिया। In the last letter, Browning voices the collection disillusionment of a group of young liberals who once followed a great leader, most like William Wordsworth, who had inspired them with his poetic idealism and support for liberty. यहाँ पे जो इस द लॉस्ट लेटर में ब्राउनिंग क्या बताता है, एक वॉइस, कलेक्टिव वॉइस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट बताता है। वो उन ग्रुप के लोगों की तरफ से, इन उन लोगों की तरफ से जो लिबरल आइडियाज रखते थे, जो लिबरल आइडियाज रखते थे और फॉलो करते थे अपने लीडर को, विलियम वर्ड्सवर्थ को। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ के आइडियाज से और उसके लिबर्टी के आइडियाज से, उसके लिबरलिज्म से इन्फ्लुएंस हुए थे, उन लोगों की तरफ से ये आवाज़ उठा रहा है, ये बोल रहा है, हाउ एवर दिस लीडर हैज़ नाउ deserted them by turning to conservative politics and aligning with the establishment. अब बोलता है कि उन लोगों को, जो लोग इससे इन्फ्लुएंस थे विलियम वर्ड्सवर्थ से, जो इसको फॉलो करते थे उसके आइडियाज़ के लिए, उसकी सोच विचार के लिए, उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने उनको धोखा दे दिया। क्यों धोखा दे दिया? पहले ये रिवोल्यूशनरी थे, उसको सपोर्ट करते थे, बाद में वो खुद चेंज हो गया। नाउ डेजर्टेड, डेजर्ट मतलब गंदा रास्ता चुन लिया, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स में चला गया और एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट हो गया। The speaker mourns the betrayal and recalls how they looked up at him as a moral and intellectual guide. तो स्पीकर जो है यहाँ पे दुख मनाता है, बड़ा अफसोस मनाता है, बड़ा सैडनेस एक्सप्रेस करता है, बोलता है कि बड़ा दुख हुआ हम लोगों को जो उसको फॉलो करते थे, उन ग्रुप के लिबरल्स को जो उसको फॉलो करते थे। और वो रिकॉल करता है कि कैसे उसको जो है उसके इंटेलेक्चुअल गाइडेंस को मानते थे, उसकी मॉरलिटी को मानते थे, उसकी जो समझ को हम सलाम करते थे और उसको फॉलो करते थे। Browning condemns the leader for choosing comfort, wealth and honor over truth and courage. वो कंडेम्न करता है, बोलता है तू अच्छा लीडर नहीं है, वर्ड्सवर्थ को बोलता है तो अच्छा लीडर नहीं है, तूने कंफर्ट चूज़ किया, तूने वेल्थ चूज़ की, तूने इज्जत चूज़ की, मगर हिम्मत नहीं रखी उनके खिलाफ रहने की। पहले अगर रेवोल्यूशनरी था, पहले अगर लिबरल आइडियाज़ का था, तुझे वैसे ही रहना चाहिए था। Though he never names Wordsworth, he refers to someone who once stood for freedom and now supports oppression and compromise. अगरचे इस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ का नाम मेंशन नहीं किया, ये एक ऐसा नाम मेंशन किया, एक ऐसा बंदे का जिक्र किया जो एक बार सपोर्ट करता था, एक बार खिलाफ था किसी गवर्नमेंट को, अब उसको उसने कंप्रोमाइज़ कर दिया
ऑपरेशन को सपोर्ट करने लगा। द पोएट सेज द लीडर हैज नॉट ओनली लॉस्ट हिज फॉलोअर्स बट आल्सो हिज मॉरल स्ट्रेंथ एंड लीगेसी। यहाँ पे पोएट बोलता है कि उसने अपना फॉलोअर्स को लॉस नहीं किया, बल्कि अपनी मॉरलिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपना आर्ट को, सब कुछ बेच दिया उसने। डिस्पाइट द सेंस ऑफ बेट्रेयल द स्पीकर एंड्स अप ऑन अ होपफुल नोट। इस धोखे धोखे की बात करते हुए लास्ट पे एक नोट देता है पोएट, बोलता है he asserts that although their leader has failed them the cause of truth and liberty remains alive। बोलता है अगर हमारे लीडर ने हमें धोखा दे दिया, वो फेल हो गया अपने मिशन को कंटिन्यू करते हुए, हमें इंस्पायर करते हुए फेल हो गया वो, मगर हमारा मिशन जो है कंटिन्यू रहेगा। हमारा जो काज है, काज ऑफ ट्रूथ, लिबर्टी एंड लिबरलाइजेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा, रेबेलियन कंटिन्यू रहेगा, हम ऑपरेशन के खिलाफ कंटिन्यू रहेंगे। others will rise in his place and the movement will go on without him। उसकी जगह दूसरी ले लेंगे और मूवमेंट चलती रहेगी, इन ऑपरेशन के खिलाफ जो आवाज़ उठनी है वो उठती रहेगी। The poem is notable for its direct emotional tone and its use of strong contrast to show moral downfall। ये एक इमोशनल टोन है किसका, वर्ड रॉबर्ट ब्राउनिंग का, और ये बताता है कि मॉरलिटी का डाउनफॉल कैसे आ रहा है, कितने बड़े बड़े लोग बदल रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग जो है अपना जो ज़मीर को बेच रहे हैं, अपनी इज्जत को बेच रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल पोइट्री है, और इसमें जो आपने इम्पोर्टेंट लाइन याद रखनी है, और सबसे पहली लाइन यही है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही सो लेफ्ट अस। बोलता है हैंडफुल ऑफ सिल्वर मतलब थोड़ी सी दौलत के लिए उसने अपने ज़मीर को बेच दिया, उसने हमें भी बेच दिया, हम उसके फॉलोअर थे। जस्ट फॉर अ रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट, और अपने रिबन और कोट को के लिए उसने सब कुछ बेच दिया। वी शैल मार्च प्रॉस्परिंग नॉट दो हिज प्रेजेंस सॉन्ग्स में इंस्पिरेट अस नॉट फ्रॉम हिज लेयर। blot out his name, then record one lost soul more. The last trumpet ever to angels given to blow for the lost belief। ये कुछ लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स इस पोएम की, ये आपने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था टोटल इनके बारे में, द लॉस्ट लीडर। द लॉस्ट लीडर, और हमने ये पोएम पढ़ी इस वक्त, मीटिंग एट नाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।